Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बानीज जी से मिले। एंड दोनों देशों के बीच में बहुत सारे अलग अलग एरियाज के अंदर कॉपरेशन एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन किए गए। जैसे अगर हम बात करें डिफेंस को और बढ़ाने के लिए, इंडो पैसिफिक के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक्सपेंड करने के लिए, इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कॉपरेशन है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। अब आप सबको पता ही होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑलरेडी 2+2 जो फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है वो होता है। तो उसमें कॉपरेशन हम और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। दोनों जो देश हैं वो क्वाड के मेंबर्स हैं। इसके अलावा दोनों ही बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसीज हैं जो कि इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हैं। तो दोनों देश मिलकर इस अनसर्टेनिटी के दौर के अंदर काम कर सकते हैं और आगे जाके दुनिया के बहुत सारे प्रॉब्लम्स डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सॉल्व करवाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसी बीच ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात और बोली कि देखो, जो ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया का जो बैन लगा रखा है ना, वो बहुत ही अच्छा है। तो इससे ना हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है। हो सकता है कि भारत देश के अंदर भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए। हो सकता है कि कुछ बच्चों को यहाँ पर बैन कर दिया जाए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से। अब वो क्या है एज होगी एग्जैक्टली वो आने वाले समय में पता लगेगा, पर ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। और एक्चुअली ना ऑस्ट्रेलिया के इस मूव को कई कंट्रीज ने फॉलो भी किया है। जैसे मलेशिया की अगर हम बात करें तो 16 साल से कम उम्र वाले जो लोग हैं उनका सोशल अकाउंट नहीं हो सकता। इंडोनेशिया के अंदर भी सेम चीज़ है। फ्रांस ने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पे सोशल मीडिया बैन किया हुआ है। तो इंडिया में एटलीस्ट कुछ ना कुछ एज रिस्ट्रिक्शन तो लगाई जाएगी, इतना तो कंफर्म हो चुका है। हर एक ऐप में या जो भी चीज़ आप लॉगिन करोगे उसमें वो आपसे एज कंफर्म करवाएगा। अब सरकार उसको कैसे इम्प्लीमेंट करती है ये अब देखने वाली चीज़ होगी, पर इतना क्लियर हो चुका है कि आने वाले समय में एक बदलाव यहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर आ सकता है। इनफैक्ट जब इस बार हमें जो हमारा एआई समिट हुआ था वहाँ पर भी ये बात उठी थी। एंड उस टाइम भी थोड़ी हमें इंडिकेशन मिली थी कि हो सकता है, पर अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इनको बोल दिया है तो इससे क्लियरली इंडिकेशन यहाँ पे मिल चुकी है कि आने वाले समय के अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 10 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज शाम 7 बजे मैं आप सबके साथ कनेक्ट करूंगा यूपीएससी वाला चैनल के ऊपर, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे सी सेट के बारे में। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अक्सर मुझे बताते हैं कि सर सी सेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है या सी सेट में क्लियर करने के अंदर पूरी तरह से वो सक्षम नहीं हो पा रहे, कुछ मार्क्स की वजह से सी सेट मिस हो रहा है। तो ये सारी डिस्कशन हम आज शाम 7 बजे करेंगे यूपीएससी वाले चैनल के ऊपर। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप शाम को 7 बजे मेरे साथ यहाँ पे लाइव जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज हमें जो डिस्कस करना है वो है प्राम्बनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। दोस्तों, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, उससे पहले वो कहाँ विजिट किए थे? इंडोनेशिया। अब जब मोदी जी इंडोनेशिया गए ना तो उन्होंने और इंडोनेशिया ने, भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर डिसाइड ये किया है कि जो प्राम्बनम मंदिर है ना इसको यहाँ पे रेनोवेट किया जाएगा। अब ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। अगर मैं बात करूँ इंडोनेशिया की तो इंडोनेशिया के अंदर सबसे बड़ा मंदिर है। और अगर मैं बात करूँ पूरे साउथ ईस्ट एशिया की तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा तो आपका अंकुर वॉट ही देखने को मिलता है कंबोडिया के अंदर जो है, दैट इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल इन साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको प्राम्बनम मंदिर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हिंदू आर्किटेक्चर का। ये सेंट्रल जावा योग्यकर्ता में लोकेटेड है। एंड इसमें अगर मैं बात करूँ ना, ये टेम्पल त्रिमूर्ति को डेडिकेटेड है, यानी कि लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। इसको 9th सेंचुरी सी में बनाया गया था। उस टाइम ना माताराम किंगडम था वहाँ पे, जिसके अंतर्गत संजय डायनेस्टी थी, उनके द्वारा यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया। अब इसमें लगभग 240 बड़े और छोटे मंदिर हैं, तो यानी कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स अपने आप में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 3 टेम्पल्स भी हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया भी, और उनमें जो सबसे बड़ा जो है वो शिवा टेम्पल सबसे आपको टॉलेस्ट टेम्पल देखने को मिल जाएगा। और इन तीनों भगवान के, लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ब्रह्मा के जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक नंदी, ठीक है, शिव का जो वाहन है, एंड गरुड़ जो विष्णु जी का वाहन है, एंड इस तरह से हमसा जो ब्रह्मा जी का यहाँ पे वाहन आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा ना यहाँ पर आपको बहुत ही इंट्रिकेट बास रिलीफ्स देखने को मिल जाएंगे। इसका मीनिंग पता क्या होता है? देखो, जैसे आपने कार्विंग्स देखी होती है ना, कई बार दीवारों पे इस तरह से कार्विंग की जाती है। एक तरह से आप कह सकते हो कि दीवारों के ऊपर ही फिगर्स, डिजाइन्स, प्रोजेक्शंस इनकी यहाँ पे बनाई जाती हैं। इसको लो रिलीफ भी बोलते हैं। तो एक 3D इमेज एक तरह से ऐसी बनती हुई देखने को मिल जाएगी। 3D इमेज की फील आती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की कार्विंग्स हैं और उसमें दिखाया गया है रामायणा, भगवत पुराण के अलग-अलग सीन्स को यहाँ पे दिखाया गया है। तो क्लियरली दिखाता है कि किस तरह से उस टाइम के ऊपर भी ये जो इंडियन एपिक्स थे ये जावा कल्चर के अंदर थे। देखो ये जो टेम्पल है ना, ये लगभग 1000 से 12 साल पुराना 1200 साल पुराना टेम्पल है। तो इट इज़ अ वेरी ओल्ड टेम्पल। अब उसी को हम यहाँ पे एक तरह से उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दोबारा से हम यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब 1991 के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया था। अब पॉइंट पता क्या है? यहाँ पर आपको इंडोनेशिया के अंदर माउंट मेरापी देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत ही फेमस वॉल्केनो आपको देखने को मिलता है। तो लगभग 1000 साल पहले ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। उस इरप्शन के अंदर इस मंदिर को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा। उसके बाद जावा के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस हुए, उस वजह से भी दिक्कत आई। तो इस तरह से आज के समय मंदिर की हालत प्रॉपर अच्छी नहीं है। तो भारत और इंडोनेशिया मिलकर यहाँ पे इसकी सिचुएशन को यहाँ पे बेहतर करेंगे। एंड भारत की तरफ से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे जो एफर्ट्स हैं वो यहाँ पर लेगा। तो ये है आपका प्राम्बनम मंदिर। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने स्मार्ट याक मॉनिटरिंग डिवाइस। अब आप सबने याक तो देखे ही होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में याक देख पा रहे होंगे, राइट। अब हुआ पता क्या है? भारत के साइंटिस्ट ने एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी बेस्ड एक स्मार्ट कॉलर डेवलप किया है, जिसको हम यहाँ पर इनके गले में इस तरह से इसको लगा देंगे। उस बेसिस के ऊपर हम इनकी सेहत कितनी है, इन याक की कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, माइग्रेशन कैसे इनकी हो रही है, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स इनको देखने को मिल रही हैं, वो सारा हमें यहाँ पे इनका आइडिया लग जाएगा। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है? कि जो याक है ना, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोटिस कर पाओगे इनको शिप ऑफ द हिमालयाज के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। और ये मिल्क, मीट, वूल, ट्रांसपोर्ट एंड ड्रॉट पार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिमालयन कम्युनिटीज़ के लिए। कि जो भी हिमालयाज में जो लोग रहते हैं, खासकर मैं लद्दाख की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर तो लोगों के जीवन का एक हिस्सा ही है वहाँ के जो याक हैं। तो भारत में लगभग 58,000 याक देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ज़्यादातर याक आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बाकी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड में हैं, पर ज़्यादातर आपको लद्दाख के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, लद्दाख जैसे रीजन के अंदर इतनी हाइट है, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो बिल्कुल ये अडेप्टेड है, ये कोई दिक्कत नहीं है इनको ठंड से, ठीक है, ये यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। प्लस एट द सेम टाइम इनकी ना बॉडी के ऊपर इस तरह से एक कोट आपको देखने को मिल जाएगा, एक वूलिंग कोट होता है। तो उस वजह से भी बड़े हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ये सर्वाइव कर जाते हैं। इनके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, जो इनको हेल्प करती है। और इनकी लंग्स जो होते हैं ना, जो फेफड़े होते हैं, वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में इनको कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आती। अब देखो, याक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वाइल्ड याक, एक होते हैं डोमेस्टिकेटेड याक। डोमेस्टिकेटेड जो हम पालते हैं, जो हम, ठीक है, जो पालतू बन चुके हैं बेसिकली, इनको हम लोग ग्रंटिंग बुल के नाम से भी जानते हैं। मैंने बताया ना, भारत में लगभग 58,000 इस प्रकार के डोमेस्टिक याक हैं। दुनिया भर में अगर मैं बात करूँ तो बहुत है, 12 मिलियन डोमेस्टिकेटेड याक हैं। पर अगर वाइल्ड वालों की बात करूँ ना, ये काफ़ी कम है। ये लगभग 15 से 20,000 ही दुनिया में बचे हुए हैं। और ये ज़्यादातर आपको तिब्बत के अंदर चांगटांग रीजन में आपको मोजरी देखने को मिल जाएंगे। और इनको हम लोग साइलेंट बुल के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अब अगर मैं इनकी आईयूसीएन स्टेटस की बात करूं, देखो डोमेस्टिकेटेड जो है ना, जो डोमेस्टिकेटेड वाला था, उनके लिए यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जो वाइल्ड याक है उसके लिए क्लासिफिकेशन है। वाइल्ड याक का आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है एंड उसको शेड्यूल 1 में रखा गया है भारत के द्वारा। और साइट्स के अंदर भी ये अपेंडिक्स 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी बेस्ड स्मार्ट कॉलर डेवलप किया है, इसके माध्यम से हमें इनकी मूवमेंट के बारे में पता लगता रहेगा। और ये डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक के द्वारा, जो कि दिरांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और उसके साथ साथ मदद की है असम की जो डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी है गुवाहाटी, इसने यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से ये डिवाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यानी कि एफडीआई। अब आप सबको मैंने बहुत बार एफडीआई के बारे में डिस्कशन की हुई है। देखो, एफडीआई की जब हम बात करते हैं ना, एफडीआई नाम में ही है ना फॉरेन, तो ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, तो ये इस तरह से ये लंबे समय के लिए होती है। आप सबको फ़र्क पता होगा, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई, या आप इसको एफआईआई भी बोल सकते हो।
ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, ये मोस्टली प्रॉफिट के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। और इसको हम लोग हॉट मनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये पैसा बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी देश से बाहर भी जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ ना एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, ये लंबे टाइम के लिए आता है, देयर इज अ लास्टिंग इंटरेस्ट। वो एक्चुअली चाहता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेशन उसका हो, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, वहाँ के ऑपरेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करना भी मेजर रोल होता है। तो इसीलिए एफडीआई कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी माना जाता है। तो इस तरह से अगर विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता है तो हम उसको एफडीआई बोल देते हैं। अब भारत के अंदर क्या है, एफडीआई रेगुलेट होता है फेमा के माध्यम से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और इसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो डीपीआईआईटी यहाँ पे बनाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, और इस पॉलिसीज़ को यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो इस तरह से आपका एफडीआई यहाँ पे हो जाता है। अब एफडीआई दो तरह से है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में यहाँ पर आपको कोई परमिशन नहीं लेनी, सिंपली आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना होगा कि हमने यहाँ पे इतना एफडीआई हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर अप्रूवल रूट के अंदर आपको सरकार की तरफ से परमिशन लेनी होती है, जो भी आपकी कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वो भी आपको परमिशन देगी, और इसके साथ साथ हमारी जो बाकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे इवन आपका ये जो ना आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसका भी अप्रूवल यहाँ पे चाहिए होता है। तो ऐसे अप्रूवल रूट में ना आपको अप्रूवल लेना होता है, यू नीड टू गेट इट अप्रूव्ड, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आप कर पाओगे, ऑटोमेटिक में कोई परमिशन की यहाँ पे ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। अब रही बात देखो एफडीआई की, तो अभी इस साल का आंकड़ा आ चुका है 2025 का, तो 2025 में ना भारत को एफडीआई मिला है लगभग $39 बिलियन के अराउंड। पिछले साल ये नंबर लगभग $27 बिलियन के आसपास था, और इस तरह से लगभग 43% की हमारे एफडीआई इन्फ्लोज में यहाँ पर ग्रोथ हुई है। दुनिया में पहले हम 13वें नंबर पे थे एफडीआई इन्फ्लो मिलने के कॉन्टेक्स्ट में, अब हम 11वें नंबर के ऊपर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब देखो भारत की ग्रोथ एफडीआई नंबर्स में लगभग 43% है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर बाकी देशों की बात करूँ ना, एवरेज ग्लोबल एवरेज ये लगभग आपका 6% है। अगर मैं इसको बाकी देशों के साथ कंपैरिजन करूँ तो देखो सबसे ज़्यादा तो यूएस से ही है, उसके बाद आपका सिंगापुर, हांगकांग, चाइना। तो इस तरह से भारत जो है वो 11वें नंबर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक कंसेप्ट यहाँ पे और है, दैट इज रिगार्डिंग द आउटवर्ड एफडीआई। अब सवाल आता है कि सर ये आउटवर्ड एफडीआई क्या होता है। देखो जैसे सिंपल समझना कि मान लो हमारे देश की कोई डोमेस्टिक फर्म है, ठीक है, एक डोमेस्टिक कंपनी है इंडिया की। अब इस ये चाहती है कि अपने ऑपरेशंस बढ़ाए, तो अलग अलग देशों के अंदर ये भी इन्वेस्ट करेगा। हो सकता है किसी दूसरे देश में जाके कोई मर्जर कर ले, ठीक है, किसी को एक्वायर कर लिए, या फिर कुछ नई बिल्डिंग्स, कुछ नया, कुछ अपनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे बनाए, कुछ नए रिसोर्सेज के लिए। तो ये सब करना दरअसल में आउटवर्ड एफडीआई होगा भारत का। तो भारत का जो आउटवर्ड एफडीआई है ना, ये पिछले साल $24 बिलियन था, अब ये बढ़ के लगभग $35 बिलियन के आसपास हो चुका है। ये क्लियरली ये दिखा रहा है कि भारत की कंपनीज किस तरह से विदेशों में भी यहाँ पे एक्सपेंड कर रही हैं। तो ये है आउटवर्ड एफडीआई का जो मुद्दा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है ट्राइब एक्स। इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो हमारी जो मिनिस्ट्री है ना, मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके द्वारा ट्राइब एक्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब ये पता क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ट्राइबल कल्चर के बारे में सीखने का एक प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी डिग्री भी ले सकते हो ट्राइबल कल्चर को स्टडी करने के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नोटिस करना कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से आप मदद कर पाओगे भारत के ट्राइबल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के अंदर। यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, यूजीसी के साथ रिकॉग्नाइज्ड आपको पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट कोर्सेज आपको यहाँ पे करने को मिल जाते हैं। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के साथ साथ जो आपका संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी है वाराणसी, ये यहाँ पर एकेडमिक पार्टनर के तौर के ऊपर काम करेगी। अब इसमें सब कुछ होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होंगे एक एक साल के। जैसे आप ट्राइबल लैंग्वेजेस सीख सकते हो, संथाली, ठीक है, उसके अलावा ट्राइबल कल्चर के ऊपर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, म्यूजोलॉजी, ट्राइबल म्यूजियम मैनेजमेंट के बारे में, ट्राइबल आर्ट्स क्राफ्ट ऑफ इंडिया, और ट्राइबल टेक्सटाइल। इस तरह से 5 अलग अलग प्रकार के पीजी कोर्सेज यहाँ पे लाए गए हैं। अब इससे देखो क्या फ़ायदे होंगे, इससे फ़ायदे यही होंगे कि देखो एक तो लोगों को ट्राइबल कल्चर के बारे में पता लगेगा, राइट। इसके अलावा हमने ना पूरी की पूरी ट्राइबल की जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी, वो यहाँ पे डाल दी है। वो उनके क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या लैंग्वेजेस हैं, प्रॉपर उनके फेस्टिवल्स, ठीक है, हर चीज़ के बारे में। तो इस तरह से 5,000 से भी मल्टीमीडिया रिसोर्सेज आपको ट्राइबेक्स में देखने को मिल जाएंगे, जो आगे जाके 10,000 रिसोर्सेज तक हम यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे। फ्री आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आराम से आप ट्राइबल के बारे में सीख सकते हो। एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पे बना दिया गया है, ताकि आप अपनी
तैयारी को अपने जज कर पाओ, कितना आप यहाँ पे पढ़ पाए हो, कितना आप समझ पाए हो उस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए। बाकी आप यहाँ पे ट्रेनिंग जो आपको मिलेगी ना, वो डायरेक्टली ट्राइबल एक्सपर्ट से आपको मिल जाएगी, जिनको ट्राइब्स के बारे में पता है या वो खुद ट्राइबल हैं। तो अपने ही कल्चर को आप आगे लोगों तक पहुँचा रहे होंगे। बहुत ही शानदार ये इनिशिएटिव है। तो इससे आपकी ट्राइबल डॉक्यूमेंटेशन या उनके नॉलेज को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर पाएँगे। ये सारे फ़ायदे आपको देखने को मिल जाएँगे ट्राइबेक्स के, और अभी रिसेंटली इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि ट्राइबल के लैंग्वेजेस, आर्ट, कल्चर को हम यहाँ पे प्रिजर्व कर पाएँ। आगे आएँगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा इंडिजीनियस प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफ़ॉर्म। थोड़ा-सा टेक्निकल टॉपिक है, तो इसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखो, आप प्लेसेंटा के बारे में जानते हो? देखो समझना यहाँ पे, देखो जैसे एक मदर है ना, जब वो प्रेग्नेंट होती है और ये मान लो उसके पेट के अंदर बच्चा है, तो ये मदर और जो बच्चा है ना, ये दरअसल में प्लेसेंटा के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं, एक लिंक होता है दोनों के बीच में। तो एक प्रकार का ये टेम्परेरी ऑर्गन है, ठीक है, जो कि दोनों को लिंक करता है, मदर और फीटस को। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, वो यहीं से प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर कुछ हार्मोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर ये बैरियर की तरह भी काम करता है, सिलेक्टिव बैरियर है। कुछ चीज़ें जो जानी चाहिए उनको जाने देता है, कुछ चीज़ें जो रोकनी चाहिए उनको रोक लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्मफुल सब्सटेंसेस को रोक देगा, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको जाने देगा। तो इस तरह से यहाँ पे फीटल डेवलपमेंट के अंदर प्लेसेंटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है। चलो, प्लेसेंटा वर्ड तो समझ आ गया। एक वर्ड हम और समझेंगे, फिर हम मुद्दे पे आएंगे। दूसरा वर्ड कौन सा है? ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी। देखो, समझो मान लो हमने ना एक डिवाइस बना दी, ठीक है? ये जो डिवाइस होगी ना, ये हमारे किसी ऑर्गन के जैसे ही काम करेगी। होता पता क्या है, देखो आप अंडरस्टैंड करो, हम चाहते हैं मिमिक करना। मिमिक मतलब किसी चीज़ के बिहेवियर को कॉपी करना। तो हमारे लिए ना हमारे बॉडी ऑर्गन के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना मुश्किल हो सकता है। पर अगर हमने उसी चीज़ को एक डिवाइस के ऊपर उसी सेम चीज़ को रेप्लिकेट करवा दिया, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर अलग-अलग चीज़ें कर पाएँगे, अलग-अलग टेस्ट कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टेक्नीक ये है कि हम आराम से कुछ ड्रग टेस्टिंग करनी है, तो रेदर देन गोइंग फॉर एनिमल्स या रेदर देन गोइंग फॉर ह्यूमन्स, हम यहाँ पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उसको करें, एक डिवाइस के माध्यम से। तो ये होता है कि आपने ह्यूमन सेल को एक चिप के ऊपर यहाँ पे प्लेस कर दिया, जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई करने थे यहाँ सप्लाई किए, फिर आपने ड्रग को इसके ऊपर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और फिर देखा कि यार जो ह्यूमन सेल यहाँ पे पड़े हुए थे, जो रखे थे हमने, उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया। तो उससे हम यहाँ पे ड्रग का इम्पैक्ट, इनके ऊपर इम्पैक्ट एनालाइज कर पाएंगे। ये होता है ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी, कि आप ना किसी चीज़ की टेस्टिंग करनी है, तो रेदर देन टेस्टिंग ऑन एनिमल्स या रेदर देन टेस्टिंग ऑन ह्यूमंस, आप उनके सेल्स लेकर एक चिप के ऊपर डालकर उसको आप यहाँ पे स्टडी करो कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया ह्यूमन सेल्स के ऊपर। ये पूरा प्रोसेस होता है ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी। तो भारत ने अभी ना बहुत ही शानदार काम किया है कि भारत के रिसर्चर्स के द्वारा इंडिजीनियस प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप कर दिया गया है। अब ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा कि ह्यूमन प्लेसेंटा काम करता है। तो एक चिप के ऊपर आपको ये आपका माता और जो माँ और जो फीटल के बीच का इंटरफेस होता है, उसी को ये रेप्लिकेट करेगा, उसी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को यहाँ पे कॉपी करेगा, एंड उस हिसाब से हमें पता लग जाएगा इसको स्टडी करना। हमें पता लग जाएगा प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर क्यों होते हैं, ड्रग्स को जब हम वहाँ पे भेजते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। यहाँ पर प्लेसेंटा को डायरेक्टली स्टडी नहीं कर ले, यहाँ पर इनडायरेक्टली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि चिप के ऊपर वही सेम चीज़ रेप्लिकेट होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो जो शानदार टेक्नोलॉजी है, ये आईसीएमआर और साथ-साथ में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, मतलब आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन वुमेन हेल्थ, मुंबई और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा यहाँ पे मिलकर इसको टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। इसका फ़ायदा यही है कि प्लेसेंटा फंक्शन को हम रिक्रिएट कर पाएँगे, ठीक है? बिल्कुल उसको सिमुलेट कर पाएँगे, उसको मिमिक कर पाएँगे। प्रेगनेंसी डिसऑर्डर हमने मॉडल कर दिए, तो हम चीज़ों को समझ पाएँगे कैसे-कैसे चेंजेज़ आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, ठीक है? इसके अलावा ड्रग ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है? मेडिसिन्स अच्छी-अच्छी बन पाएँगी अब यहाँ पे, और लेबोरेटरी फ्रेंडली होगा ये चीज़ें, क्योंकि इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्लेसेंटा ऑन चिप के बारे में हमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स है दोस्तों जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, एक था यहाँ पे वेजिटेटिव बायोस्फीयर के बारे में। अब मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव बायोस्फीयर है क्या?
इसमें आपके प्लांट्स आ गए, आपके एल्गी आ गया, आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आ गए, जो बेसिकली क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपोनेंट है अर्थ के बायोस्फीयर के। ऐसा नहीं है कि केवल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, ये गलत है स्टेटमेंट, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है मिशन दृष्टि के बारे में। तो क्या मिशन दृष्टि इसरो का है? नहीं, मैंने आपको बताया था ये एक प्राइवेट स्टार्टअप है बेंगलोर बेस्ड, जिसका नाम है ग्लेक्स आई स्पेस। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर गुवाहाटी डिक्लेरेशन की बात करें तो यहाँ पर पता क्या हुआ था कि जो ब्रिक्स के देश हैं, दरअसल में उन्होंने अडॉप्ट किया था गुवाहाटी डिक्लेरेशन, जहाँ पर उन्होंने बात करी थी जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग होती है या जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा। बाकी रही बात आर्टिकल 44 की, तो बिल्कुल ये यहाँ पे डीपीएसपी है एक प्रकार का, जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो यही थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।